हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। तो क्लास 10 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि मार्क्स गेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट ऐसा नहीं है। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिक्स क्वेश्चन आने की संभावना होती है और इसमें आप काफ़ी अच्छे से जो मार्क्स है वो गेन कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, वो है कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट जो है स्टार्टिंग से क्लियर है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, और अगर आपका कंसेप्ट कहीं से लूज है तो आपको उसको पहले क्लियर अप करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट ऑफ द सेशन है, स्टार्ट ऑफ द सेशन से ही हम मेहनत करें। कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हम इंटरनेट से देख के या फिर कुछ ट्यूटोरियल्स देख के क्लियर करने की कोशिश करें, और ये मेक श्योर करें कि आगे जो आने वाले जो लेसन्स हैं उसको हम ध्यान देकर पढ़ें, उनको हम समझ के पढ़ें। अगर आपका चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, आपको पता है कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है, आपने चैप्टर एक बार रीड किया हुआ है, रीड करके समझा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सॉल्व करने में बिल्कुल भी कठिनाइयाँ नहीं होंगी। कोई भी इंटरनल क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपनी हैबिट में रीडिंग डालें। अगर नहीं डाला है, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, सेशन का स्टार्ट है, आप रीडिंग की हैबिट डालिए। एक चैप्टर को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक आपको समझ में नहीं आता उतने बार पढ़िए। भाई हमारे पास काफ़ी लंबा समय है अभी चैप्टर 10 का प्रिपरेशन क्लास 10 का प्रिपरेशन करने के लिए। एक चैप्टर है उसको एक दिन में आप आराम से रीड कर सकते हैं। अगर आप 2 घंटा कंटिन्यू बैठे या दिन भर में एक सब्जेक्ट भी लें, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर भी लें और उसको आप रीड करें तो आप उसको काफ़ी ईजिली जो है पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। अपने साथ में जो पढ़ते समय जो है आप एक कॉपी अलग से रखिए, कॉपी बना लीजिए आप अपने 10th क्लास के लिए, जहाँ पे आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो है वो आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो मीनिंग है उसको लिखते चलिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे और आपको ये लगेगा कि इसका मैंने मीनिंग तो देखा था लेकिन वो मीनिंग मैं अब भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, तो आप उस कॉपी में रेफर करके उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि चैप्टर पे ध्यान देकर फोकस कर कर उसको समझने की कोशिश करिए। अदरवाइज जो है क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्ट जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स पे समझ में नहीं आएगा, रटते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हर सब्जेक्ट का आप यही कंसेप्ट अगर फॉलो करेंगे तो आपके 10th में अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज क्या चीज़ होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं, जो हमारे यूज़ में आती है, जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है या फिर हम ह्यूमंस ने खुद बनाए हैं। और ये जो रिसोर्सेस है इसके जरिए क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो रिसोर्सेस होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस। तो हमको रिलेशनशिप देखना है सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेस के साथ में। तो नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? जो नेचुरली आते हैं, हमने उनको नहीं बनाया है, ह्यूमंस ने नहीं बनाया है। जैसे कि हमारी मदर नेचर है, उसमें क्या है, ट्रीज़ है, प्लांट्स है, सॉइल है, लैंड है, मिनरल्स हैं, ये सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। तो ह्यूमंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो ह्यूमंस क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचुरल वर्ल्ड का। लाइक अदर organisms they enjoy and use nature's bounty such as air, water, fruit, flowers and other animals। तो जैसे कि हर एक जीव जो है जो इस धरती पे रहता है वो एंजॉय करता है हमारी मदर नेचर में जो भी बॉन्टी, मतलब जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमको मदर नेचर ने दी है, जैसे कि पानी की सुविधा हो गई, वाटर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब चीज़ें हर जो ऑर्गेनिज्म है वो एंजॉय करता है, वैसे ह्यूमंस भी एंजॉय करते हैं। हाउएवर ह्यूमन डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे कॉन्शियसली चेंज नेचर टू सूट देयर नीड। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्यों अलग हैं बाकी ऑर्गेनिज्म से? क्योंकि वो कॉन्शियसली मतलब लगातार जो है नेचर को अपने नीड के हिसाब से वो चेंज करते आए हैं। कोई भी जो जीव है अपने तरीके से घोंसला बनाता है तो वो उसी तरीके से घोंसला बनाते आए, लेकिन ह्यूमंस ने जो है अपना घोंसला मतलब अपने रहने का जो तरीका है उसने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। पहले वो जंगलों में रहते थे, उसके बाद उन्होंने झोपड़ी बनाने सीखी, उसके बाद में उन्होंने
कच्चा घर बनाना सीखा, उसके बाद जो है उन्होंने बिल्डिंग्स बनाने चालू किया, फिर उसके बाद जो है आज तो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। सो दे यूज नेचर्स मटेरियल टू मेक टूल्स, यूज ऑफ दिस टूल्स टू प्रोड्यूस थिंग्स दे वांट। तो वो क्या करते हैं, नेचर में जो मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स मतलब जो भी चीज़ें होती हैं नेचर्स में मिलने वाली, जैसे कि पत्थर हो गए, पत्थर से क्या बनाया उन्होंने, टूल्स बनाए। ठीक है, पत्थर हो गया, आयरन हो गया, ये सबसे उन्होंने टूल्स बनाना सीखे और टूल्स से जो है अलग अलग चीज़ें बनानी सीखी जो वो चाहते थे। तो नेचुरल मटेरियल दे यूज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है, मटेरियल्स जो है वो यूज करते हैं, उन्हें रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि इन प्री हिस्टोरिक टाइम जब ह्यूमन इतना सब भी नहीं था, बहुत पहले की बात है, तो उस समय जो है ह्यूमंस क्या करते थे, स्टोन के टुकड़े करते थे, पत्थरों के टुकड़े करते थे और उनसे क्या बनाते थे, शार्प टूल्स बनाते, शार्प मतलब धारदार टूल्स बनाते थे। टूल्स मतलब कोई भी सामान जिसका हम उपयोग करते हैं, तो इस तरीके के टूल्स बनाते थे। और ये जो टूल्स हैं, इनसे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, मतलब जानवरों को मारने का काम करते थे, रूट्स को खोदने का काम करते थे, और ट्यूबर्स वगैरह जो है उसको निकालने का, रूट्स और ट्यूबर्स को निकालने का काम करते थे, जो उनको खाने में यूज़ करते थे। जैसे कि कोचई हो गया, हम खाते हैं, आलू खाते हैं, तो ये सब क्या है, रूट्स और ट्यूबर्स में आते हैं। अदरक हो गया, और बास्केट्स वगैरह जो है बाम्बू से बनाने का, और उसके साथ साथ जो एनिमल्स के जो हाइड्स हैं, हाइड्स मतलब जो चमड़ी है, उससे क्लॉथ्स बनाने का, कपड़े बनाने का, अपने तन को ढकने का काम करते थे। तो 10 नेचुरल रिसोर्सेज दे यूज्ड इन दोस डेज वे स्टोन्स, बाम्बू, एनिमल हाइड्स। तो उस समय के टाइम में जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स था, हिस्ट्री के पहले का टाइम था, उस समय नेचुरल रिसोर्सेज क्या हुआ करते थे, ऐसे चीज़ें जो स्टोन, बाम्बू या एनिमल हाइड से बने हुए होते थे। The human expanded the range of their productive activities over the year. They began to rear animals and farm the land. अब humans ने क्या किया, expand मतलब फैलाना, ठीक है। ह्यूमंस ने क्या किया, जो ये जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, इसको उन्होंने फैलाने की कोशिश की, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या चालू कर दिया, एनिमल्स को रियर करने का। एनिमल्स रियर करना मतलब एनिमल्स को, जानवरों को पालने का, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, ठीक है, बकरी, ये सब चीज़ें पालने, ये सब जो एनिमल्स हैं उनको पालने का उन्होंने स्टार्ट किया, और साथ ही साथ उन्होंने खेती भी स्टार्ट कर दी। वाइल earlier they altered non-living things like stones, they now began to alter and use living beings like animals and plants. तो अब जो है, पहले जो है नॉन लिविंग थिंग जैसे कि स्टोन, बाम्बूस, इनको वो बदलने की कोशिश किया। स्टोन का आकार उन्होंने चेंज किया, ठीक है, बाम्बू का आकार उन्होंने चेंज करके बास्केट बनाया। अब जो है उन्होंने क्या है, लिविंग बींग्स जो है जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स, उसको चेंज करने की कोशिश की। दे यूज देयर टूल्स टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड लेवल द लैंड, दे सेलेक्टेड सीड्स एंड सोड देम इन द लैंड। अब उन्होंने क्या किया, जो टूल्स उन्होंने बनाए उससे क्या यूज करना चालू कर दिया, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर, काटना चालू कर दिया, और उस फॉरेस्ट को क्या करने लग गया, लेवल करके वहां पे खेती करना चालू कर दिया। उन्होंने कुछ बीज सेलेक्ट किए अपने चॉइस के, उन्होंने बोना चालू कर दिया, उगाना चालू कर दिया। The plant grew, flowered and bore fruits which were food grain. The humans harvested the crops, built houses to store the grain. Their houses grew into settlements. अब वो जो plants है, जो seeds उन्होंने लगाए, वो plants में plants बढ़ने लगे, ठीक है, फ्लावर देने लग गए, फ्लावर के साथ फ्रूट्स देने लग गए। फिर वो जो है उन्हें वो क्या बोल रहे हैं, फूड ग्रेन्स बोल रहे हैं। और ह्यूमंस जो है इन्होंने फिर ये जो क्रॉप्स है उसकी हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग करना मतलब जब क्रॉप्स पक जाते हैं तो उन्हें काट के रख लिया जाता है, और फिर क्या है, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाए जहाँ पे वो ग्रेन्स को स्टोर करने लगे। तो देयर हाउसेस ग्रू, और ये जो है हाउसेस जब वो बनाने लगे, एक के बाद एक जगह पे वो हाउसेस बनाने लगे, इसे ही क्या कहा जाने लग गया, ह्यूमन सेटलमेंट्स कहा जाने लग गया। इन दिस वे द रेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट ह्यूमन केप्ट एक्सपांडिंग एंड देयर एबिलिटी टू हार्नेस दिस रिसोर्सेज कीप इम्प्रोवाइजिंग। तो इस तरीके से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज की जो रेंज है, पहले हमने क्या देखा, कुछ ही चीज़ें जैसे स्टोन, बाम्बूस, एनिमल हाइड्स, ये सब चीज़ें ये यूज़ कर रहे थे। उसके बाद वो सीड्स में आए, ठीक है, उन्होंने फार्मिंग चालू कर दी। तो इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो रेंज है वो क्या है, ह्यूमंस ने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चालू कर दिया, और उनकी एबिलिटी टू उनको हार्नेस मतलब चेंज करने का इस रिसोर्सेज को, वो इम्प्रूव होते गया, वो चेंज होते गया। तो हिस्टोरियन कॉल दिस एज व्हेन ह्यूमन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल एंड कल्टिवेट क्रॉप्स द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। तो ये जब ह्यूमंस जो है थोड़ा सा
बदलाव लाने लग गया। और ये जो हिस्ट्री का पीरियड है जब वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लग गया और क्रॉप्स को कल्टीवेट करने लग गया, तो इसे न्यूलिथिक रिवोल्यूशन कहा जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ? 10,000 ईयर्स बैक। ह्यूमन एक्वायर्ड न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स एंड began producing many new things on a bigger scale. This included utensils made by baking clay, clothes made by spinning, weaving fibers, and numerous articles made from metals like copper, brass, and iron. तो ह्यूमंस ने नई नई स्किल्स, ठीक है, नई नई स्किल्स मतलब काम करने का तरीका सीख लिया, नई नई टेक्निक्स उन्होंने जान ली, नई नई चीज़ें वो बनाने के लिए बनाने का उनको नॉलेज हो गया एक नए बिगर स्केल्स में, मतलब एक दो नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाते थे। तो इसमें जैसे कि उन्होंने बर्तन बनाने स्टार्ट किए, तो बर्तन कैसे, जो मिट्टी है उसको उन्होंने क्या है भट्टी में पका के बर्तन बनाना स्टार्ट किया। उसके साथ उन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट किया। तो कपड़े वह कैसे बनाते थे? धागा बनाते थे, धागा को फिर क्या है एक दूसरे से वीव करके मतलब उसको उसकी बुनाई करके उसके कपड़े बनाने लग गए। और बहुत सारे न्यूमरस आर्टिकल, न्यूमरस मतलब बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज बनाने लग गए मेटल से, जैसे कि कॉपर, ब्रास और आयरन। तो अब हु ओन्स नेचुरल रिसोर्स, तो ये नेचुरल रिसोर्स है किसका? एज द इम्पोर्टेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन ह्यूमन लाइफ ग्रू, क्वेश्चन अरोज अबाउट हु शुड कंट्रोल देम, हाउ should they be used and who should benefit from their use। अब भाई ये नेचुरल रिसोर्सेज का जो इम्पोर्टेंस है ये ह्यूमन के लाइफ में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। अब क्वेश्चंस भी निकलने लग गए कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है किसके और इनको यूज़ किस तरीके से करना है और यूज़ करने से फ़ायदा किनको किनको होने वाला है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज आंसर दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज। इन सम सोसाइटीज पीपल एंजॉयड कलेक्टिव राइट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड फ्रेम कम्युनिटी लॉज एंड रूल्स टू यूटिलाइज देम जुडिशली। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, इन्होंने डिफरेंट जो आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए दिए। तो कुछ सोसाइटी में ये कहा गया है कि लोग जो हैं उनको अब सभी का अधिकार है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, लेकिन ये जो कम्युनिटी है इन्होंने अपने खुद के कुछ रूल्स और लॉस बनाए जिसके तहत वो जो ये जो रिसोर्सेज हैं उसको जुडिशली मतलब एक न्यायपूर्ण तरीके से उसको यूज कर सके। तो दे कंसिडर लैंड, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेस एज कॉमन प्रॉपर्टी। दिस सोसाइटी सॉ नेचुरल रिसोर्सेस एज डिवाइन, नॉट एज समथिंग दे कुड एक्सप्लॉइट फॉर देयर यूजेस, फॉर देयर पर्सनल यूज। तो ये जो कम्युनिटी है इन्होंने क्या कंसिडर किया, लैंड, फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। और ये जो सोसाइटी है इन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज को है उसको एक डिवाइन मतलब भगवान की तरह पूजा है। और ये वो कम्युनिटी नहीं थी जो इस नेचुरल रिसोर्स को अपने पर्सनल यूज के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहती थी। एक्सप्लॉइट मतलब उसका शोषण करना चाहती थी। फॉर देम लैंड, ट्रीज, रिवर्स, ओशन, माउंटेन्स वेयर गॉड एंड गॉडेसेस हु प्रोवाइडेड देम देयर लाइवलीहुड। और इनके लिए क्या था, ये जो लैंड, ट्रीज हैं, ये पेड़ पौधे हैं, जमीन है, ये नदियाँ हैं, ये समुद्र है, जानवर है और ये जो पहाड़ है ये क्या थे, देवी और देवताएं थे जो उनको रोजगार प्रोवाइड कर रहे थे जिससे उनका जीवन यापन हो रहा था। In this society, everyone had access to natural resource, but no one had right to exploit them irrationally or irresponsibly। तो ये जो एक सोसाइटी थी इसमें हर किसी का अधिकार था कि वो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर सके, लेकिन उसका शोषण नहीं। शोषण क्या होता है, जब हम जितना ज़रूरत है उससे अति ज़्यादा जब यूज़ करते हैं तो वो एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो कोई भी अगर गलती से या किसी भी तरीके से जो है उसको एक्सप्लॉइट करने की परमिशन नहीं होती थी। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स और उसके यूजेस कुछ हमको दिए गए हुए हैं। नेचुरल रिसोर्स और उसके यूजेस जैसे कि वाटर है, ऑयल जो ज़मीन के अंदर से मिलता है, फॉरेस्ट है, रॉक्स है, मिनरल्स है, सॉइल है, एनिमल्स, इसके क्या यूजेस होते हैं। तो पानी हम वाटर पीने के लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी जनरेट के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल हम फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट से हमको लकड़ियाँ मिलती हैं, खाना मिलता है, मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ मिलती है, वुड का पल्प मिलता है जिससे पेपर बनाया जाता है, रबर मिलता है हमें, हैबिटेट होता है, घर होता है ये वाइल्ड एनिमल्स का। उसके रॉक्स जो है हम शेल्टर बनाते हैं, घर बनाने का यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। मिनरल से हम कुछ ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जैसे कि सोना भी मिनरल है, सिल्वर भी मिनरल्स है, ठीक है। और उसके बाद ग्लासेस बनते हैं, बॉक्सेस बनते हैं और मिट्टी के बर्तन बनते हैं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर, सॉइल में हम खेती करते हैं, और एनिमल्स कुछ से हम क्या है फूड लेते हैं और वूल वगैरह लेते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्स और कुछ उनके यूजेस भी यहाँ पे बताए गए हैं। इन सम सोसाइटी द कम्युनिटी डू नॉट कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्रोल ले इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल। और कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे जो कम्युनिटी है उसके पास कोई राइट्स नहीं होता नेचुरल रिसोर्सेज का, ये कंट्रोल किनके हाथ में होता है, कुछ गिने चुने लोगों में। तो ये जो गिने चुने लोग होते हैं ये क्या होते हैं, बड़े तबके के लोग होते हैं, इनके पास पैसा ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होती है। तो अ स्मॉल क्लास ऑफ लैंड ओनर्स ओन द लैंड एंड रीप द बेनिफिट्स बाय मेकिंग कॉमन पीपल फार्म देयर लैंड। तो ये जो स्मॉल क्लास ऑफ लैंड ओनर्स होते हैं इनके पास क्या होती है, लैंड्स होते हैं, ये अपने बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स के लिए जो है दूसरे लोगों से जो है अपने खेतों पे काम कराते हैं। और इन सम सोसाइटी किंग मैनेज द लैंड एंड इरिगेशन रिसोर्सेज एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड द टेरिटरी एंड इन टर्न took a large share of agricultural products at tax। और कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं जहाँ पे ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो सम सोसाइटीज में क्या होता है, किंग्स जो है वो मैनेज करते हैं, जो भी लैंड है वो उनके अधीन में होती है, जो भी इरिगेशन पानी की जो सिंचाई की जो व्यवस्था है वो इनके अधीन पे होती है। तो ये वो टेरिटरी जो ये पूरा एरिया है वो इनके अंडर में होता है। तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो भी ये करवाते हैं उसमें ये क्या लेते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं। तो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ग्रीव इन दिस सोसाइटी एज पीपल एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज इन कॉम्प्लेक्स वे। तो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज़मीन यूज़ करना है खेती बाड़ी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़मीन चाहिए घर बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते आ रहे हैं, ये जो सोसाइटी है ये क्या करते आ रही है, शोषण करते आ रही है अलग अलग तरीक़ों से नेचुरल रिसोर्सेज का। तो टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर लार्ज बिल्डिंग डेवलप्ड एज ट्रेड ग्रू एंड आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश्ड, द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एम्पायर्स। तो टाउन्स एंड सिटीज़ जो है वो क्या है, धीरे धीरे क्या बढ़ते जा रही थी। और ऐसे में ही क्या है, कल्चर जो आर्ट और कल्चर है वो भी फ्लरिश होते जा रहा था, और ग्रोथ और स्प्रेड जो है वो बढ़ते जा रहे थे, सिटीज़ बढ़ते जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था। तो इससे क्या है, फर्स्ट एम्पायर जो है उसका आगमन हुआ, एक फाउंडेशन बना जिससे इंडिया का फर्स्ट एम्पायर आया। However, this society experienced widening internal disparities that resulted in social inequality, कास्ट डिफरेंशिएशन, स्लेवरी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन एक्सेट्रा। अब ये जो ग्रोथ हो रहा था, ये जो इतनी बड़ी बड़ी टाउन्स और सिटीज़ बन रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो इससे जो सोसाइटीज़ आई, ठीक है, इससे जो सोसाइटी एक्सपीरियंस हुई, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे, ठीक है। वाइडनिंग इंटरनल डिस्पैरिटीज मीन्स वहाँ पे बहुत सारे मतभेद थे, सब एक लेवल पे लोग नहीं थे। सोशल इनइक्वालिटी थी, कोई गरीब था कोई अमीर था। क्लास और कास्ट का डिफरेंशिएशन था, कोई क्लास मतलब गरीब और अमीर, और कास्ट हमको पता है कि 4 प्रकार के कास्ट होते थे उस समय, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्रास, इस तरीके का कास्ट डिफरेंशिएशन था। स्लेवरी थी, स्लेवरी मतलब किसी को गुलाम बना के भी रखा जाता था, और वुमेन्स के हुए अत्याचार की जो लेवल था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगैन अबाउट 250 ईयर्स अगो। तो नेक्स्ट रेवोल्यूशन क्या था ह्यूमन हिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन मतलब इंपॉर्टेंट क्रांति क्या थी ह्यूमन हिस्ट्री में, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्री जब एस्टैब्लिश हो रही थी, और ये 250 ईयर्स पहले बना। तो फैक्ट्रीज उस समय आई, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस होने लगे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में। तो फैक्ट्रीज में क्या होता था, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है कोई भी सामान बनता था, तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से फैक्ट्रीज में एक साथ सामान बहुत जल्दी बन जाता था। तो ये जो फैक्ट्रीज है इसमें बहुत, जब सामान ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रॉ मटेरियल और फ्यूल की भी ज़रूरत थी, जिससे जो है जो डिमांड है नेचुरल रिसोर्सेज की वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो दिस फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। रॉ मटेरियल क्या होता है, अगर हम रोटी बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, आटा, नमक और पानी। तो वैसे ही कोई भी गुड्स पर अगर हम बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए जो सामान की ज़रूरत होती है वो रॉ मटेरियल होता है। और फ्यूल, ठीक है, फ्यूल जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर हम रोटी बना रहे हैं तो उसके लिए फ्यूल क्या होगा, हमारा गैस सिलेंडर होगा। तो इस तरीके से
हमको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, फ्यूल की ज़रूरत थी, इसलिए हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने लगे। द नेशन दैट वी आर इंडस्ट्रियलाइजिंग इन 19th century began to look for new raw material sources to keep their factories running. They sent their scientists and geologists on exploratory expeditions to all corners of the globe to identify countries rich in natural resources. अब भाई इतनी ज़्यादा डिमांड थी, तो जो लोग हैं, जो फैक्ट्रीज वाले जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट क्या होता है जो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करता है, जियोलॉजिस्ट जो भूगोल के बारे में जानता है, ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में जानता है, उनको वो भेजा करते थे एक्सप्लोरेटरी एक्सपेडिशंस। मतलब आप जाइए दुनिया में, देखिए कहाँ पे कौन से मिनरल्स अवेलेबल है क्या नहीं है। एक्सपेडिशन मतलब खोज में जाइए, ये ऐसे जाके उनको पूरे विश्व में भेजा जाता था ताकि वो डिफरेंट कंट्रीज में जाए और कौन से नेचुरल रिसोर्सेस है उनका पता कर सके। तो दीज नेशंस बिलीव दैट वर्ल्ड्स नेचुरल वेल्थ वॉज अ रिसोर्स दैट इट हैड टू बी यूज्ड टू फुल The resource were to be exploited to increase production in factories and thus improve the living standard of the people. तो ये nations जो हैं ये क्या believe करते थे कि पूरे नेचुरल वर्ल्ड का जो नेचुरल वर्थ है वो क्या था, वेल्थ क्या था, एक रिसोर्स की तरह है जिसको उनको फुलफिल करना है, और ये जो रिसोर्स है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने तक लाना है ताकि उनके फैक्ट्रीज में जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सके और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। They believed that scarcity of raw materials could be managed developing new technologies and production techniques. और उनका ये भी मानना था कि अगर रॉ मटेरियल्स की कमी है तो उसको भी नई टेक्नोलॉजीज, जो डेवलपिंग नई टेक्नोलॉजीज है, जो प्रोडक्शन टेक्निक्स है, उससे संभाला जा सकेगा। तो इसलिए उन्होंने कॉलोनाइज करना चालू किया एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ताकि उनके नेचुरल रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट कर सके। तो ये चीज़ें जो है हमने क्लास 9th में हिस्ट्री के पार्ट में हमने देखी है। तो However, many of these colonies had a tribal or arrogant society that did not use their land and forests for industry and trade. तो हर जो कॉलोनीज यहाँ पे अफ्रीका, अमेरिका में जाके जहाँ बनाने लगे, वहाँ पे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन था, जो वहाँ की जनजातियाँ थी या अग्रियन सोसाइटीज हम बोल सकते हैं, जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो बिल्कुल मतलब डिड नॉट, वो अपने लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्स को इंडस्ट्री या ट्रेड के लिए नहीं यूज करने देना चाहते थे। तो अनलाइक इंडस्ट्रियल नेशंस, दे डिड नॉट वांट टू एक्सप्लॉइट नेचर फॉर कंजप्शन। तो जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये चाहते थे कि वो सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने अधीन में रखें, उनको एक्सप्लॉइट करें, लेकिन जो इंडस्ट्रियल नेशंस थी वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो अपने कंजप्शन के लिए जो नेचर है उसको एक्सप्लॉइट करे, उसको ओवर यूज करे। They believe nature was divine. A clash of belief system was thus inevitable because what one society saw as a resource was not a resource for other. तो ये जो clashes आ रहे थे, ये जो ट्राइबल सोसाइटी है और ये जो डेवलपिंग नेशंस है, इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, तो नेचर, जो ट्राइबल सोसाइटी, उनके लिए क्या थी, नेचर क्या थी, एक भगवान की तरह थे। डिवाइन मतलब भगवान, वो उनको पूछते थे। तो ये क्लैश आ रहा था, क्लैश मतलब मतभेद आ रहा था ये दो बिलीफ सिस्टम्स में। ये दो बिलीफ सिस्टम मतलब एक क्या मान रहा है कि हमको नेचर को क्या है एक्सप्लॉइट करना है अपने बेनिफिट के लिए, एक क्या मान रहा है उसको एक देवी की तरह मान रहा है। तो ये जो क्लैश है बिलीफ सिस्टम से, ये क्या था, ये इनवाइटेबल था, ये मतलब बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। तो इसलिए जो है एक सोसाइटी जो है उसको रिसोर्स समझ रहा है, एक सोसाइटी उसको रिसोर्स नहीं समझ रहा है। Thus the industrialist wanted to clear forest to give commercial crops, divert forest and agricultural land for mining and construct dams across rivers to generate electricity. तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या चाहते थे कि हम फॉरेस्ट को क्लियर करें, वहाँ पे हम कमर्शियल क्रॉप्स लगाएं। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे क्रॉप्स जिसको हम अपने खाने के लिए नहीं, हम उसको मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं। जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ना अगर आप अपने खेत में उगा रहे हैं तो क्या आप गन्ना खाने के लिए उगा रहे हैं, नहीं, उस गन्ने को आप क्या करेंगे, बेचेंगे मार्केट में, और मार्केट में वो जो है उसको फिर गुड़ या फिर शक्कर के तौर पे उसको बनाया जाएगा। और ये क्या चाहते थे, डाइवर्ट मतलब फॉरेस्ट से वो रास्ता बनाना चाहते थे, और एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको माइनिंग के लिए यूज करना चाहते थे, नदियों में वो डैम बनाना चाहते थे। और इसके अलावा ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो क्या कहा चाहती थी कि जैसे वो नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रेडिशनल वे में यूज करते आ रहे थे वो वैसे ही यूज करे। तो दिस क्लैशेस ऑफ कल्चर कंटिन्यूज टू दिस डे। तो ये जो क्लैशेस है कल्चर में, ये आज भी
इस तरीके का है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट एंड साइंटिस्ट टिल 1950 बिलीव दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल एंड कुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड limitlessly to increase society productivity. The only problem was that natural resources wealth was unevenly distributed across the globe, with some places being richly endowed and other having few resources. Trade was seen as a solution to correct this imbalance and make the natural resources available to all nations. तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट जो है 1950 तक, ठीक है, 1950 की बात करें तो वहाँ तक ये क्या सोचते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और उसको जितना चाहे एक्सप्लॉइट हम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब बिना सोचे समझे। लेकिन उनके लिए उस समय क्या था, उनका नज़रिए में क्या था, प्रॉब्लम बस यही थी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो इसको जो है हम सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो इम्बैलेंस है, कहीं पे नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है कम है, इसको हम जो है ट्रेड के थ्रू, ठीक है, ट्रेड एक सोल्यूशन है जिससे हम ये जो इम्बैलेंस है उसको ख़त्म कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्स जो है हम सारे नेशंस में अवेलेबल करा देंगे। तो यहाँ तक हमने देखा। अब जो आगे का पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।